नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। मैं एड्यूवेंचर के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस एपिसोड में भारतीय ज्ञान प्रणाली भाग 3 के अंतर्गत हमारे गुरुओं ऋषियों द्वारा अपनाई जाने वाली इनोवेटिव प्रथाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहला ग्रंथ है पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना 300 से 500 ईस्वी पूर्व हुई थी। ये जानवरों की कहानियों का एक संग्रह है जिसे युवा दिमाग को नैतिकता, राजनीति और जीवन की रणनीतियों के बारे में सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए बनाया गया था। हर कहानी में इंसानों जैसे किरदार हैं और वे बुद्धिमत्ता, नेतृत्व और इंसानी व्यवहार के बारे में सबक सिखाते हैं। जानवरों की इन कहानियों का ये संग्रह, जिसका श्रेय पंडित विष्णु शर्मा को दिया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान और राजनीतिक समझ देने के लिए कहानियों का इस्तेमाल करने का एक बहुत अच्छा, बेहतरीन उदाहरण है। कहानियों ने अपने दिलचस्प किरदारों और कथा शैली के साथ साथ कूटनीति, रणनीति और नैतिक व्यवहार के बारे में भी सबक दिए हैं। पंचतंत्र की कहानियां समझदार बनने, लालची न होने और दोस्तों और दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में सबक सिखाती हैं। दूसरा है जातक कथाएं। जातक कथाएं ऐसी कहानियां हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों को इंसानों और जानवरों दोनों के रूप में दिखाती हैं। हर कहानी दया, विनम्रता, लगन जैसे गुणों को दिखाती है जो छात्रों के लिए नैतिक मार्गदर्शन, मॉरल गाइडेंस का काम करती है। बुद्ध के पिछले जन्मों की ये कहानियां बौद्ध सिद्धांतों और नैतिक शिक्षाओं के बारे में बताती हैं। इन्होंने दया, उदारता, निस्वार्था के गुणों को बताया है। अगला है हितोपदेश। हितोपदेश एक मशहूर संस्कृत ग्रंथ है जिसमें जानवरों और इंसानों दोनों किरदारों वाली कहानियां हैं। इसका श्रेय नारायण पंडित को दिया जाता है जिन्होंने संभवतः इसे 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच लिखा था। ये संग्रह नैतिक सबक, व्यवहारिक ज्ञान और राजनीतिक मामलों की समझ देता है। हितोपदेश काफी हद तक पहले के ग्रंथ पंचतंत्र से मिलता जुलता है, उससे कहानियां मिलती जुलती हैं। हालांकि दोनों ग्रंथों की संरचना और विषय समान है, लेकिन हितोपदेश अपनी अनोखी व्याख्या और अतिरिक्त कहावतों को सम्मिलित करने के कारण स्वयं को पंचतंत्र से अलग करता है। हितोपदेश के सार्वभौमिक विषयों और व्यवहारिक ज्ञान के कारण इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और विभिन्न भारतीय बोलियां और भाषाएं
सम्मिलित हैं। इसकी व्यापक अपील ने इसे विश्व साहित्य में एक टाइमलेस क्लासिक का दर्जा दिलवाया है। अगला है महाभारत और रामायण। रामायण और महाभारत के बारे में हम सभी जानते हैं, बहुत कुछ नहीं कहना। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि रामायण ये बुराई पर अच्छाई की जीत और आदर्श राजा राम तथा दैवीय शक्तियों के प्रदर्शन को दिखाती है, जिसमें पुष्पक विमान की असाधारण प्रकृति भी शामिल है। महाभारत ये इंसानी नैतिकता, कर्तव्य और धर्म और इंसानी रिश्तों और विकल्पों की जटिलताओं में गहराई से उतरती है और यहाँ तक कि बहुत विकसित व्यक्तियों के बारे में भी बात करती है, जो बहुत ही विद्वान थे, राजा महाराजा थे, उनके बारे में भी चर्चा करती है। इसमें तकनीकी चमत्कारों पर कम और नैतिक दुविधाओं और युद्ध के नतीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य ऐसे ग्रंथ हैं जो सदियों से मौखिक रूप से सुने और सुनाए जाते रहे हैं और ये सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिक दुविधाओं तथा ऐतिहासिक घटनाओं का भंडार रहे हैं। इन महाकाव्य ग्रंथों की कहानियों को धर्म, कर्तव्य, सच्चाई और इंसानी स्वभाव की जटिलताओं के सिद्धांतों को सिखाने के लिए सुनाया जाता था। इंसानी किरदारों और उनकी जीवन यात्राओं ने एथिकल डायलेमास और सोसाइटल रोल्स के बारे में गहरी समझ को दर्शाया है। अगला है पुराण। अब रामायण और महाभारत ने धर्म यानी सच्चाई, कर्म और परिणाम और इंसानी स्वभाव की जटिलताओं को समझने के लिए संदर्भ प्रदान किए हैं। पुराण में पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां हैं और इन्होंने धार्मिक तथा सांस्कृतिक ज्ञान फैलाने में अहम भूमिका निभाई है। इन्होंने देवी देवताओं और पौराणिक हस्तियों की कहानियों को धार्मिक शिक्षाओं के साथ जोड़ा है। इन महाकाव्यों में कई कहानियां हैं जिनका उपयोग परिवार, कर्तव्य और अपने कर्मों के परिणामों के महत्व के बारे में सिखाने और सीखने के लिए किया जाता है। अगला है अवलोकन के माध्यम से सीखना। इसमें एक हनुमान जी की कहानी चर्चा करूंगा। हनुमान जी ने बचपन में सूर्य को फल समझकर खाने की चेष्टा की थी। बाद में सूर्य देवता से उन्होंने लगातार चलते चलते सभी शास्त्र सीखे। सूर्य रुके नहीं। इसमें हनुमान जी सूर्य देवता की ओर देखते हुए पीछे की ओर उल्टे पैर चल रहे थे, जबकि सूर्य देवता आगे निरंतर बढ़ रहे थे। ये डायनेमिक रियल टाइम में सीखने का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है। इस प्रकार ये प्राचीन अवधारणा, जो मोबाइल या काइनेटिक लर्निंग के समान है, प्रचलित थी। अब हम बात करेंगे गुरुकुल प्रणाली की। इस प्रणाली में गुरु जटिल दार्शनिक अवधारणाओं और नैतिक सिद्धांतों को समझाने के लिए कहानियों का इस्तेमाल किया करते थे। वे छात्रों को भी कहानियों पर चर्चा करने और चिंतन में शामिल करने में सम्मिलित करते थे, जिससे छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच और मॉरल
नैतिक तर्क को बढ़ावा मिलता था। गुरुजन वेदों, पुराणों और अन्य जटिल धार्मिक ग्रंथों को समझाने के लिए इन कहानियों का इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह कहानी के माध्यम से गुरुकुल प्रणाली ने मनोरंजन को शिक्षा के साथ बहुत ही इफेक्टिव रूप से इंटीग्रेट किया है और ये भी सुनिश्चित किया कि सीखने वाले छात्र जीवन के एसेंशियल लाइफ लेसन्स और कल्चरल हेरिटेज को भी आत्मसात कर लें अपने अंदर। अगला है पारिवारिक परंपराएं। दादा दादी, माता पिता ने कहानी कहने के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों और पारिवारिक इतिहास को प्रसारित और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनकी कहानियां पीढ़ियों को जोड़ने और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने का एक साधन थी। संक्षेप में, भारत में स्टोरी बेस्ड लर्निंग, कहानी आधारित शिक्षा केवल मनोरंजन नहीं थी, ये एक सोफिस्टिकेटेड पेडागोजिकल अप्रोच था जिसने समग्र विकास को बढ़ावा दिया। अगला है जिक्सा टेक्निक। अलग अलग संस्कृतियों के पुराने विद्वानों ने कुछ कम जानी मानी टीचिंग टेक्निक्स विकसित की थीं जो इनोवेटिव हैं और आज के क्लासरूम में आसानी से इस्तेमाल की जा सकती हैं। यहाँ एक ऐसी ही टेक्निक के बारे में बताया गया है। साथ ही मॉडर्न एप्लीकेशन के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। जिक्सॉ टेक्निक एक पुरानी एक साथ मिलकर सीखने की टेक्निक से प्रेरित है। बाद में इसे मनोवैज्ञानिक इलियट एरानसन ने औपचारिक रूप से स्ट्रक्चर किया था। इसमें एक टॉपिक को कई सब टॉपिक्स में बांटा जाता है और हर स्टूडेंट या स्टूडेंट्स के सब ग्रुप एक टॉपिक पर रिसर्च करता रहता है, फिर उसे अपने साथियों को सिखलाता है, जिससे इन टोटलिटी टॉपिक की पूरी तस्वीर बन जाती है और सभी छात्र विद्यार्थी इसको सीख लेते हैं। उदाहरण के लिए हिस्ट्री के लेसन में स्टूडेंट्स ग्रुप को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अलग अलग पहलुओं जैसे वर्ल्ड वार का कारण, प्रभाव, मुख्य लड़ाइयाँ, राजनीतिक बदलाव पर रिसर्च करने के लिए हम कह सकते हैं। अपनी फाइंडिंग शेयर करने के बाद सभी छात्रों को कलेक्टिव रिसर्च से दूसरे विश्व युद्ध की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अगला है कहानी सुनाना और कॉन्सेप्ट मैपिंग। मौखिक परंपराओं, ओरल टेक्निक्स के काल में ऋषिगण, संतजन और दार्शनिक कहानियों के जरिए अपने कंसेप्ट्स को समझाने के लिए इन्हें इस्तेमाल में किया करते थे। ये लेयर्ड कहानियां, कई लेयर की कहानियां होती थीं जिनके जरिए कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता था, अथवा डायग्राम और माइंड मैप का इस्तेमाल करके वे मुश्किल आइडिया को विजुअलाइज किया करते थे। मॉरल रीजनिंग सिखाने के लिए एक कहानी सुनाकर फिर उस कहानी के सबक, विकल्पों और नतीजों को चार्ट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट मैप का इस्तेमाल किया करते थे, जिससे छात्रों को एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को
विजुअली और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझने में मदद मिलती थी। अगला है पीयर टीचिंग। बौद्ध मठ में शिक्षा और गुरुकुल सिस्टम में पीयर टीचिंग का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता था। सीनियर छात्र या साथी भी दूसरों को कंसेप्ट सिखाने में मदद करते थे, जिससे वे अपनी खुद की डेप्थ ऑफ लर्निंग को भी मजबूत करते थे और साथ ही क्लासमेट्स की भी मदद करते थे। उदाहरण के लिए भाषा की एक क्लास में स्टूडेंट एक्सपर्ट छोटे छोटे ग्रुप में स्टूडेंट्स को ग्रामर का कंसेप्ट समझा सकते हैं, जबकि टीचर आवश्यकता के हिसाब से उन लोगों की मदद करते हैं और शंकाओं और कठिनाइयों को क्लैरिफाई करते हैं। अगला है संस्कृत। संस्कृत भाषा में लैटिन और ग्रीक भाषा दोनों को मिलाकर उससे भी कहीं ज्यादा क्लासिकल साहित्य का खजाना उपलब्ध है। इस खजाने में गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, वास्तुकला, धातु विज्ञान, नाटक, कविता, कहानी कहने सुनाना और भी बहुत कुछ सम्मिलित है और काफी विस्तृत ज्ञान उपलब्ध है, जिसे हम संस्कृत ज्ञान प्रणाली के नाम से जानते हैं। फाउंडेशन और मिडिल स्कूल लेवल पर संस्कृत भाषा की पाठ्यपुस्तकें सरल मानक संस्कृत, सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत में लिखी जा रही हैं। इस प्रकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सरल मानक संस्कृत को स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण और समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। इसमें 3 भाषा फॉर्मूला में एक विकल्प के रूप में भी सरल मानक संस्कृत सम्मिलित होगी। प्रोफेसर रटगर कोर्टेनहॉर्स्ट ने स्कूल में संस्कृत को कंपलसरी बनाकर आयरलैंड के एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। प्रोफेसर रटगर कोर्टेनहॉर्स्ट एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने संस्कृत से एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया कि सारे बच्चों को शुरू से ही संस्कृत सीखकर और एजुकेशन में आगे फायदा मिला। संस्कृत में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने, हमारी सरकार ने उनके विदेशी नागरिक होते हुए भी, वो आयरलैंड के नागरिक थे, इसके बावजूद उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया 2022 में। मौखिक परंपराओं में IKS के योगदान के रूप में मेमोराइजेशन और रिसाइटेशन की तकनीकें शामिल हैं, जिन्होंने मॉडर्न पेडागॉजी के लिए प्रासंगिक और कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ाया है। पेडागॉजिकल इनोवेशन के क्षेत्र में स्टोरी टेलिंग और ओरल ट्रेडिशंस का उपयोग छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। अगला है प्राचीन काल में सीखने के तरीके। प्राचीन यूनानी विद्वान और भारतीय ऋषिगण छात्रों से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते थे और छात्रों को खुद जवाब खोजने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उदाहरण के लिए फिजिक्स में
छात्रों से यह अनुमान लगाने के लिए कहा जाता था कि कौन सी चीजें तैरेंगी और कौन सी डूबेंगी। फिर उनके प्रयोग डिजाइन करवाए जाते थे, नतीजों का विश्लेषण करवाया जाता था और निष्कर्ष निकलवाया जाता था। ये सॉक्रेटिक स्कूलों और न्याय स्कूलों के लॉजिक और इंपिरिकल इंक्वायरी पर प्रतिबिंबित करने जैसा है, रिफ्लेक्शन करने जैसा है। अगला है आलोचनात्मक बहस, शास्त्रार्थ। शास्त्रों पर बहस तर्क वितर्क और क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करता है। यह ग्रुप डिबेट और सोक्रेटिक सेमिनार जैसा होता है। अगला है लर्न बाय लिविंग। गुरुकुल परंपराओं में रोजमर्रा की जिंदगी को ऑब्जर्व करके और उसमें सहभाग करके, पार्टिसिपेट करके छात्र जो कुछ भी सीखते थे वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और आउटडोर एजुकेशन जैसा होता था। अगला है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। भारतीय ज्ञान प्रणाली के माध्यम से गणित को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के साथ हम जोड़ सकते हैं। फिर मौखिक परंपरा, ओरल ट्रेडिशंस और पाठ, ये तकनीकें याददाश्त और कंप्रीहेंशन को बेहतर बनाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज के समय में जोर जोर से हम बोलकर पढ़ते हैं और दोहराने की प्रैक्टिस करते हैं और इस प्रकार सीखते हैं। अब हम कबीर दास और रहीम जी की बात करेंगे। कबीर और रहीम मध्यकालीन भारत के सम्मानित कवि, विद्वान और आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने ऐसी शैक्षिक पद्धतियों का अभ्यास किया जो काव्यात्मक दोहों के उपयोग पर केंद्रित थीं। इनकी मदद से वे जटिल जीवन के सबक, मूल्यों और व्यवहारिक ज्ञान को सरल और समझने योग्य भाषा में अपने शिष्यों को समझाया करते थे। कबीर और रहीम दोहों और रूपकों का उपयोग करते थे। कबीर ने धैर्य, विनम्रता और समानता जैसे गहरे मूल्यों को सिखाने के लिए अक्सर दोहों, छोटे तुकबंदी वाले दोहों का इस्तेमाल गहरे मूल्यों को सिखाने के लिए किया है। इन दोहों में रोजमर्रा के रूपकों का इस्तेमाल किया गया ताकि सभी सीखने वाले पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, शिक्षाओं का भावार्थ समझ सकें। वो कबीर और रहीम का भावार्थ क्या है ये समझ सकें। जैसे धीरे धीरे ये बना, धीरे सब कुछ होए। इस दोहे में जीवन के परिणामों की तुलना एक ऐसे फल से करके धैर्य के महत्व को सिखाया गया है जो प्रयास की परवाह किए बिना केवल अपने मौसम में प्रकृति के अनुसार पकता है। कबीर का दोहा, जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। जन्म या पहनावे के बजाय योग्यता और ज्ञान के मूल्य के आधार पर व्यक्तियों को आंकने पर जोर देता है। कबीर और रहीम दोनों ने व्यक्तियों को सामाजिक स्थिति या बाहरी दिखावे के बजाय ज्ञान और सद्गुणों के आधार पर आंकने की वकालत की है। उनकी शिक्षाओं को अक्सर दृष्टांतों या रिलेटेबल सिचुएशंस के माध्यम से साझा किया जाता था, जिसे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का एक अलग विषय होने के बजाय ये सेंट्रल थॉट बन जाता था, केंद्रीय विचार बन जाता था। इन दोनों ने अपनी शिक्षाओं में
मेरिट और इंक्लूसिविटी पर फोकस किया। उन्होंने ये संदेश दिया कि संवेशिता और योग्यता को बढ़ावा दें। छात्रों को एक दूसरे की प्रतिभा और चरित्र की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करें और उनके बैकग्राउंड पर कोई ध्यान न दें। किस क्षेत्र से आते हैं इस पर कोई ध्यान न दें। आज के शिक्षक इन तरीकों का इस्तेमाल छात्रों को ऐसी कविता से जोड़कर कर सकते हैं जो परिचित इमेजरी का उपयोग करती है और फिर अर्थ और नैतिक सबक पर चर्चा को बढ़ावा देती है। शिक्षक गण ऐसे दोहों का उपयोग साहित्य, भाषा या सामाजिक अध्ययन कक्षाओं में कर सकते हैं ताकि चिंतन और संवाद को बढ़ावा मिल सके। मैं इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। सभी दर्शकों को भाग लेने के लिए धन्यवाद। अगले मंगलवार को हम IKS पार्ट 4 के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं कि एड्यू वेंचर का एक एपिसोड हर मंगलवार को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अगला एपिसोड भी अगले मंगल को आएगा। धन्यवाद।